नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइन से। बीमा कानून संशोधन विधेयक लोकसभा से मंजूर। विदेशी निवेश की सीमा 26 से बढ़कर 49% का प्रस्ताव। कोयला खान संशोधन विधेयक भी पारित। बेमौसम बरसात से 50 लाख हेक्टेयर की फसल बर्बाद। कृषि मंत्री ने कहा, किसानों को मिलेगी मदद, कर्ज माफ करने की मांग। निर्भया कांड के दोषी के इंटरव्यू का नहीं होगा प्रसारण। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, मामले की होगी जांच। तिहाड़ जेल के डीजी से रिपोर्ट तलब। महंगाई में नरमी के बाद रेपो रेट में 0.25% की कटौती। होम लोन सस्ता होने की उम्मीद। अर्थव्यवस्था में आएगी रफ्तार। संयोजक पद से अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे का फैसला नामंजूर। आम आदमी पार्टी की पीएसी से हटाए गए योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हुआ फैसला। और आइए देखते हैं हमारी आज की पहली खबर। और पहली खबर में बात आम आदमी पार्टी की और उसके अंतर्कलह की। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी से हटा दिया गया है, जहां दिल्ली में आज हुई पार्टी कार्यकारिणी की बैठक में बहुमत से यह फैसला किया गया। पार्टी के थिंक टैंक माने जाने वाले योगेंद्र यादव को प्रमुख प्रवक्ता के पद से भी हटा दिया गया है। दोनों नेताओं ने बीते दिनों खुलकर पार्टी की कार्यशैली की आलोचना की थी। उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का अंदेशा जताया जा रहा था। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पार्टी के संयोजक पद से हटने के बारे में जानकारी यह है कि उनके इस्तीफे को कार्यकारिणी ने नामंजूर कर दिया है। अरविंद केजरीवाल 21 सदस्यीय कार्यकारिणी की बैठक में मौजूद नहीं थे, लेकिन उनका जो इस्तीफा था उसे कार्यकारिणी ने बहुमत के साथ मंजूर कर दिया है। और इसके अलावा प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को पीएसी से हटा दिया गया है। योगेंद्र यादव जो कि प्रमुख प्रवक्ता भी थे, उन्हें उस पद से भी हटा दिया गया है। जानकारी ये मिल रही है आपके नेताओं की ओर से कि इन दोनों को ही हटाने के पीछे की वजह यह है कि उन्हें कुछ नए रोल दिए जाने हैं, लेकिन नई जिम्मेदारी जल्द ही सौंपी जाएगी। स्पोक्समैन है वो बता देंगे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने बस ये तय किया है कि मैं और योगेंद्र यादव अभी पीएसी के मेंबर नहीं रहेंगे। कोई जिम्मेदारी और दी गई है, ऑल्टरनेटिव जिम्मेदारी? वो सब बाद में तय होगा। पार्टी के एक अनुशासित कार्यकर्ता की तरह पार्टी मुझे जो आदेश देगी, मुझे जो भूमिका देगी, वो मैं पूरी तरह से निभाने की कोशिश करूंगा। तो प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव बता रहे थे कि किस तरह का फैसला, उनका रुख क्या होगा। इस बीच पार्टी के फैसले यानी कि कार्यकारिणी के फैसले के बारे में मीडिया को जानकारी दी कुमार विश्वास ने कि पार्टी के दो वरिष्ठ साथी श्री योगेंद्र यादव जी और श्री प्रशांत भूषण जी, उन्हें पीएससी की जिम्मेदारियों से मुक्त करके नई जिम्मेदारियां दी जाएं जो तय की जाएंगी। तो कुमार विश्वास बता रहे थे कि उन्हें पीएससी की जिम्मेदारी से मुक्त करके नई जिम्मेदारी दी जानी, इसलिए उन्हें वहां से हटाया गया है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार ओम थानवी जी हैं, जनसंता के संपादक हैं। थानवी जी, स्वागत है आपका। जिस तरीके से जो बातें रखी थी प्रशांत भूषण या फिर योगेंद्र यादव ने, और जो अब फैसला पीएससी में हुआ है, किस तरह से आप देखते हैं? असल में क्या ये कहा जाए कि जो तमाम बातें, जिन मुद्दों को उठाया था इन दोनों ही नेताओं ने, उसको तवज्जो दी गई है, या फिर कहीं अब कोई और रास्ते की तरफ आम आदमी पार्टी बढ़ती हुई नजर आ रही है? मेरे ख्याल में पार्टी को इससे काफी धक्का लगेगा, चाहे जो भी उनकी वजह रही हो। पर अभी जो 3-4 दिन से जो विवाद चला आ रहा है, उसमें हर कोई समझता है कि इस तरीके से जैसे अनुशासन की कार्रवाई की जाती है लोगों के खिलाफ, उस ढंग की कार्रवाई हुई है। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण दोनों स्तंभ रहे हैं इस पार्टी के, और अगर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है तो वो लोग जिन और लोगों की ईमेल लीक हुई हैं या जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके खिलाफ बोलते रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा मानना ये है कि इससे अरविंद केजरीवाल की अपनी जो छवि है उसको भी धक्का पहुंचेगा, क्योंकि उनका तब चुनावों में लोगों ने जिस ढंग से उनको समर्थन दिया है काफी बड़ा हो गया था। अब इस किस्म की राजनीति तो हम लोग देखते आए हैं, ये जो पारंपरिक राजनीति होती है, तो
अगर मान लो कहीं किसी की भूल भी हो तो उस भूल को आप किसी को इस तरह से बिल्कुल बाहर निकाल करके और उसको हल करते हो, ये हल नहीं होगा। मेरा मानना ये भी है कि आने वाले दिनों में अगर इस तरह से ये पार्टी से अलग हो जाते हैं, क्योंकि एक तरह का दबाव तो एकदम से उन पर बन ही जाता है, तो पार्टी जो है उसकी साख है, उस साख को भी इससे काफी नुकसान होगा। मैं सोचता हूं कि ये चीज नहीं होनी चाहिए थी, कि आपस में निपटा सकते थे, तो जिस ढंग से हुआ है। और जो युवतर नेता, जो नए नेता जो कल पार्टी में आए हैं, वो जिस तरह से हावी हुए हैं, और केजरीवाल अगर उनकी बात को इतनी तवज्जो देते हैं, और योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण जैसे संजीदा लोग जो हैं, अगर उनका इस तरह से हश्र होता है, तो मेरे ख्याल में ये एक पारंपरिक जो राजनीति है, उस राजनीति की छाया इस पार्टी पे पड़ने लगी है। तो ओम जी, क्या ये कहा जाए कि अब तक ये पार्टी जो कि दूसरी राजनीतिक दलों से खुद को अलग खड़ा करने की कोशिश कर रही थी, और इस पार्टी में भी वही रोग लग चुका है कि अगर आप हाईकमान के खिलाफ या पार्टी में कुछ अंदरूनी जो बातें हैं, जो कि एक कार्यशैली, उसको लेकर अगर आप सवाल खड़ा करते हैं तो आप सीधे निशाने पर आ जाते हैं? अभी तत्काल तो ये कहना उचित नहीं होगा, लेकिन मतलब जिस तरह की पहलकदमी है वो उसका इशारा तो कर ही सकती है। इस चीज को टाला जा सकता था, क्योंकि तो बहुत कद्दावर नेता पार्टी के थे, शुरू से उनसे जुड़े हुए हैं। तो अगर उनको ये उनके साथ में अगर सलूक है, तो मेरे ख्याल में जो है वो पार्टी किसी के साथ कोई भी सलूक कर सकती है, ये संदेश जाता है। मैं मानता हूं कि ये पार्टी में बहुत गहरे तक भी, और जिन लोगों ने उनको समर्थन दिया है इतना व्यापक, उनको भी थोड़ा ठेस ही पहुंचाएगा। और इसके अलावा ओम जी, जिस तरीके से इस पूरी बैठक से अरविंद केजरीवाल का दूर रहना और सिर्फ ट्विटर के जरिए कहना कि ये गलत हो रहा है, मैं इससे खुद को दूर रखता हूं, कहीं ना कहीं उनको एक स्टैंड लेना चाहिए था, जिससे वो बचते नजर आए हैं। इससे कहीं ना कहीं खतरा, जो मैं कहूं कि ये साख को लेकर है, वो और गहरा जाता है। वो देर से बोले, उनको पहले बोलना चाहिए था। मेरा मानना यह है कि जब उन्होंने ट्वीट किया कि वो दुखी हैं, तो उतना काफी नहीं था। वो पूरी पार्टी उनके पास में है, उस पार्टी को वही संचालित कर रहे हैं, उनका असर है। वो अगर बुला करके बात करते, मेरे ख्याल में मामला वहीं पे निपट सकता था। तो अब लगता है कि जो लोग अभियान छिड़े हुए थे निकालने का दोनों को, उनको थोड़ा बहुत समर्थन केजरीवाल का अपना भी हासिल था। तो एक बार फिर ये कहा जाए कि एक नवोदित पार्टी जहां पर सिद्धांतों को लेकर एक साख बनाने की कोशिश की गई थी, और कहा जा रहा था कि जिसकी नींव सिद्धांतों के आधार पर है, वो उन्हीं सिद्धांतों से दूर खड़ी होती नजर आ रही है, और साफ तौर पर इस अंतर्कलह के बाद यह पूरी तरीके से पुख्ता होता दिखा है। ओम जी, हेलो। तो क्या ये माना जाए कि जिन सिद्धांतों को लेकर आम आदमी पार्टी वकालत करती थी और दूसरी पार्टियों की बुराइयां करती थी, उसी दलदल की तरफ बढ़ती हुई दिख रही है ये पार्टी इस कदम के साथ? जैसा मैंने पहले कहा कि बिल्कुल अभी इस निर्णय पे तो पहुंचना उचित नहीं होगा, लेकिन ये पहलकदमी जो है कुछ ऐसा जाहिर करती है, लोग जरूर इस तरह की बात करने लगेंगे। और आने वाले दिनों में अगर लोग सवाल नहीं उठा सकते हैं, या सवाल उठाने वालों को साजिश करने वाला करार दिया जाता है, या उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई होती है इतने कद्दावर लोगों के साथ में भी, तो पार्टी का जो आंतरिक लोकतंत्र है, वो लोकतंत्र कितना कायम रह पाएगा, और पार्टी किस किस्म की पार्टी बनेगी और किस तरह की पार्टी बनने की दिशा में जा रही थी, इसका कुछ अंदाजा तो लगता ही है ना। बहुत बहुत शुक्रिया ओम थानवी जी, इस पूरे घटनाक्रम पर अपने विचार रखने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थी हमारी पहली खबर। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक उस पार दूसरी बड़ी खबर। है आज लुधियाना में, यानी साहिर लुधियानवी का लुधियाना। मैं पल दो पल का शायर हूँ। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नर्म छाँव में गुजरने पाती तो शादाब। उनकी नजर, उनका शहर, और उस शहर में हमारा सफर। देखिए सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पे। Hello and a warm welcome to this special edition of To The Point. Joining me now is a veteran Congress leader and the Chief Minister of Assam, Mr. Tarun Gogoi. The way the BJP is making inroads, along with
the support of the RSS cadres. They are playing the Hindu card and gaining foothold in the rural bastions. I am definitely worried because they are playing the Hindu cards. Why is he perceived as a reluctant prince of Congress who doesn't No, want to? these are media perception. So you already said that everything is on paper. There are no delivery of promises made by the central government. Socially they are very nice, but I want some in practice in the ground reality. Watch To The Point with Assam Chief Minister Tarun Gogoi, only on Rajya Sabha TV. और अब खबरें संसद से। लोकसभा में आज बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाने से जुड़ा विधेयक पारित हो गया। सरकार ने भरोसा दिया है कि विधेयक में बीमा धारकों के हितों का पूरा ख्याल रखा गया है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियों ने इस विधेयक का विरोध किया और अब इसे राज्यसभा में पारित कराने की सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी। बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा 26 से बढ़ाकर 49% करने से जुड़े बीमा संशोधन विधेयक 2015 को बुधवार को लोकसभा की मंजूरी मिल गई। सरकार ने उम्मीद जताई है कि इस विधेयक से पूंजी की कमी से जूझ रहे बीमा क्षेत्र को रफ्तार मिलेगी। साथ ही बीमा धारकों के हितों की रक्षा के लिए नियामक कड़े किए गए हैं। साथ ही सरकार ने ये कहा है कि अगर ये बिल राज्यसभा में पास नहीं हो पाता है तो वो दोनों सदनों का संयुक्त सत्र बुला सकती है। Our hope would be that the Congress would support it, though after the debate in the Lok Sabha today, there is a real question mark there. We'll have to see how all of that unfolds. But of course, if the bill is defeated in the Rajya Sabha, having been passed in the Lok Sabha, that does open an opportunity for a joint session. इससे पहले लोकसभा में कांग्रेस, टीएमसी और लेफ्ट समेत कई विपक्षी दलों ने विधेयक को बीमा धारकों के हितों के खिलाफ करार देकर इसका विरोध किया। If there is any failure to do so, immediately their registration certificate will be cancelled. But then what happens to the people who are insured by these companies? Sir, you can never depend on foreign companies to really help out in health insurance sector. Mostly the insurance companies are cheating people. In the health sector they say, we'll give you cashless treatment. But later they say that your claim is not tenable. Please conclude now. How many people? The government is evading the powers, the legislative powers of the parliament against all parliamentary traditions, customs and conventions of this house. For what purpose? Just to satisfy the interest of the multinational corporate insurance companies. It is against the basic principles of parliamentary democracy. बीमा विधेयक में विदेशी निवेश को बढ़ाने के लिए सरकार अध्यादेश लाई थी, जिसका विपक्ष ने कड़ा विरोध किया। लोकसभा में सत्ता पक्ष के संख्या बल के आधार पर इसे मंजूरी मिल गई है, लेकिन राज्यसभा में विरोधी दलों के सख्त रुख को देखते हुए विधेयक के कानून बनने का रास्ता आसान नहीं होगा। प्रणव गोस्वामी के साथ श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। लोकसभा में आज कोयला खान संशोधन विधेयक 2015 पारित हो गया। सरकार का कहना है कि इस विधेयक के कानून बनने से कोयला खानों के आवंटन में पारदर्शिता आएगी। कोयला खदानों की नीलामी के लिए पिछले साल अध्यादेश जारी किया गया था, तो वहीं कोयला खदानों की नीलामी प्रक्रिया का आज दूसरा चरण शुरू हो गया। कोयला मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस विधेयक के कानून बनने से कोयला उत्पादन करने वाले राज्यों को फायदा होगा। उन्होंने विपक्ष की कई शंकाओं को दूर करने की कोशिश भी की। मैं बताना चाहूंगा कि एक एक ब्लॉक टेक्निकल कमेटी जिसमें हर एक डिपार्टमेंट के लोग मेंबर्स हैं, उस टेक्निकल कमेटी द्वारा डिसाइड किया गया कैसे इसको किस पर्पस के लिए किया जाए। कोई भी ब्लॉक स्टील से पावर में नहीं ट्रांसफर किया। लोकसभा में बहस के दौरान विपक्ष ने सरकार से कई मुद्दों पर सफाई मांगी। कांग्रेस, टीएमसी, सीपीएम और बीजेडी ने राज्यों को मिलने वाली रॉयल्टी की समय सीमा का मसला भी उठाया। Consult with the concerned coal-bearing state when you are determining what will be in a regulated sector, what will be in a non-regulated sector. Personally, you may be interacting with the government, but this should be in the law because in future, it is not that you will be continuing in this ministry, somebody else will come. Okay. There are 5 states which have 90%, 99% of the coal reserves. What about the rest of the 25 states, sir? Our union is bound together by a very delicate promise that each state has made to each other. That's why the constitution makers did not provide national resources in the state list, sir.
इस विधेयक पर विपक्ष ने कई संशोधन पेश किए थे, लेकिन सभी संशोधन खारिज हो गए। विपक्ष ने पिछले साल अध्यादेश लाने के लिए सरकार की आलोचना की थी। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। निर्भया कांड के दोषी के इंटरव्यू को लेकर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के प्रसारण पर सरकार ने रोक लगा दी है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज संसद में कहा कि इस मामले की जांच की जाएगी और भविष्य में जेल में बंद दोषियों के इंटरव्यू की इजाजत नहीं दी जाएगी। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय डॉक्यूमेंट्री निर्माता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने पर विचार कर रही है और इसके लिए दिल्ली के उपराज्यपाल और पुलिस कमिश्नर की नॉर्थ ब्लॉक में मीटिंग बुलाई गई। सम्मानित सदस्यों को मैं ये भी स्पष्ट कर देना, केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने तिहाड़ जेल में बंद गैंग रेप के दोषी मुकेश कुमार के इंटरव्यू मामले में राज्यसभा में बयान दिया। उन्होंने बताया कि बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री के प्रसारण पर पाबंदी लगा दी गई है। गृह मंत्री ने कहा कि रिसर्च के नाम पर जेल में हुए इंटरव्यू की जाँच होगी। कल जो ही इस घटना के बारे में मुझे जानकारी मिली, मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत ही हर्ट हुआ था और तुरंत इस संबंध में जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज हैं उनसे सीधे बात की थी और आवश्यक हमने इंस्ट्रक्शंस दिए थे और मैंने कहा किसी भी सूरत में यह टेलीकास्ट नहीं किया जाना चाहिए और कल ही रात को कोर्ट में जाकर वहां से आदेश प्राप्त किया गया कि यह अब जो कुछ भी टेलीकास्ट किया गया है इसे रिलीज नहीं किया जाए। इससे पहले सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विभिन्न दलों के सांसदों ने निर्भया कांड के दोषी के इंटरव्यू मामले पर सरकार से सफाई मांगी। हालांकि इंटरव्यू के प्रसारण के मामले पर सांसदों की राय भी बटी हुई है। I don't want any more assurances. 3 साल तक मैं इस विषय पे बात नहीं की, मगर आज बाध्य हूँ। आप प्लीज बताइए, आप इमीडिएट एक्शन क्या लेंगे और कब तक लेंगे? There is an issue of who gave the permission and all that. But the reality is what the man spoke reflects the views of many men in India. And why are we shying away from that? अच्छा हुआ कि ये डॉक्यूमेंट्री बनी है, इसलिए कि हिंदुस्तान के करोड़ों आदमियों को मालूम हुआ कि वो रेपिस्ट की तरह सोचते हैं। अगर ये गंदा लग रहा है तो उन्हें अपनी सोच बदलनी चाहिए। लोकसभा में भी सांसदों ने ये मसला उठाया। This is the thinking, unfortunately. We need to have programs in our schools, ma'am. We need to have programs in our schools so that mindset change is brought about, and also with the elders of the village, because those are generations which have already reached a point right from childhood, so that they respect women, they realize consent belongs to the women, and the right to how she dresses, how she speaks belongs to her. गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने इस मामले में तिहाड़ जेल के महानिदेशक को भी तलब किया। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने कहा कि बीबीसी के साथ इंटरनेट पर भी इसके प्रसारण को रोकने के बारे में कदम उठाए गए हैं। पुलिस ने तिहाड़ प्रशासन को नोटिस भेजा है और आपराधिक धाराओं में मामला भी दर्ज किया है। मीडिया के प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले हैं, सबको इसकी खबर देने की हमारी चेष्टा रहेगी। और उसके अलावा जहाँ पर ये इंटरनेट पे पड़ा है उसको ब्लॉक करवाने के लिए हम अब कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा जो है बीबीसी को भी हम खबर देंगे ताकि और अन्य चैनल जिनका इस डॉक्यूमेंट्री को चलाने का प्रोग्राम था, ताकि वो इस डॉक्यूमेंट्री को ना चलाएं, उनको कोर्ट के ऑर्डर के बारे में जानकारी दी जाएगी। इंडियाज डॉटर यानी भारत की बेटी नाम से बनाई गई डॉक्यूमेंट्री का बीबीसी के चैनल 4 और एनडीटीवी पर एक साथ 8 मार्च को महिला दिवस के मौके पर प्रसारण किया जाना था। बीबीसी की स्वतंत्र फिल्म निर्माता और निर्देशक लेस्ली वुडविल ने ये डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। तिहाड़ प्रशासन का कहना है कि शर्त के मुताबिक डॉक्यूमेंट्री को तैयार होने के बाद उन्हें नहीं दिखाया गया है। कृति मिश्रा के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह के मुताबिक बेमौसम बारिश से देश के कई राज्यों में लगभग 50 लाख हेक्टेयर जमीन में फसलों को नुकसान हुआ है। राज्यसभा में अल्पकालिक चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि राज्यों को हर संभव सहायता और मुआवजा मुहैया कराया जाएगा। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने माना कि बीते दिनों हुई बेमौसम बारिश से कई राज्यों में रबी की फसल को भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि फसल को हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है और किसानों को फसल बीमा के साथ केंद्रीय सहायता मुहैया कराई जाएगी। जो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की आमदनी बीमा योजना की हमने घोषणा की है, वो लगभग अंतिम चरण में है और निश्चित रूप से जो अगला वित्तीय वर्ष, नया वित्तीय वर्ष शुरू होगा, उस समय तक हम निश्चित रूप से इस देश में नई कृषि आमदनी बीमा योजना हम इस देश में लाने वाले हैं। सदन के माध्यम से देश के किसानों को हम ये बताना चाहते हैं। मंगलवार को शुरू हुई इस अल्पकालिक चर्चा के दौरान विभिन्न दलों के सांसदों ने किसानों की दिक्कतों पर चिंता जाहिर की।
इन सांसदों ने सरकार से राज्यों को विशेष राहत पैकेज मुहैया कराने के साथ किसानों के ऋण को भी माफ किए जाने की मांग की। आपकी टीम भी जाए और राज्य सरकार के जितने भी एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं या जो जिम्मेदार लोग हैं उनका एकदम कॉन्क्लेव बुलाइए। आत्महत्या गए साल जितनी हुई उससे इस वक्त बढ़ गई है। मराठवाड़ा में आत्महत्या होती नहीं थी। गए साल 300 लोगों की आत्महत्या हुई, इस साल 600 650 लोगों की आत्महत्या हुई है। किसान को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना बहुत जरूरी है। आपको इस सदन में इस बात की घोषणा करना चाहिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को कि 60 साल होने के बाद जैसे कर्मचारी रिटायर हो जाता है, अधिकारी रिटायर हो जाता है, 60 साल के बाद किसान को निश्चित पेंशन सुनिश्चित करना चाहिए। बेमौसम बारिश और ओले पड़ने से उत्तरी और मध्य भारत के कई राज्यों में गेहूं, सरसों और दालों की फसल को काफी नुकसान हुआ है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। आरबीआई ने होली का तोहफा देते हुए होम लोन और दूसरे कर्ज सस्ता होने का रास्ता साफ कर दिया। रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में आज 0.25% की कटौती की, जिसके बाद बैंकों ने भी ब्याज दरों में जल्द कटौती के संकेत दे दिए। आम बजट पेश होने के 4 दिन बाद ही आरबीआई ने ब्याज दर में कटौती के फैसले से सबको चकित कर दिया। आरबीआई ने रेपो रेट में 0.25% की कमी कर इसे 7.5% कर दिया है। इससे पहले 15 जनवरी को रेपो रेट में 0.25% की कटौती की गई थी। कैश रिजर्व रेशियो को 4% पर बरकरार रखा गया है। सरकार का कहना है कि आरबीआई के इस कदम से आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी। The EMI is coming down significantly. If you have a housing loan, you have a car loan, you have a motorcycle loan, you're putting more money in the pockets of consumers. When you put more money in the pockets of consumers, consumption goes up, and as consumption goes up, obviously the economy has a real opportunity to get moving in the near term. रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि महंगाई दर में आई कमी अनुमान से अधिक है। उनका अनुमान है कि वित्त वर्ष 2015-2016 की पहली छमाही में मुद्रास्फीति नरम रहेगी, जबकि अगली छमाही में ये बढ़कर 6% के आसपास पहुंच जाएगी। रिजर्व बैंक के मुताबिक विकास दर में भी उछाल के संकेत मिलने लगे हैं। Both, in fact, if you read the RBI statement, it really echoes what we've said in the economic survey that, we should still view India as a recovering economy. केंद्रीय बैंक ने पहली बार शेयर बाजार खुलने से पहले रेपो रेट में कमी का ऐलान किया, जिसका असर बाजार पर भी दिखा। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स ने पहली बार 30,000 और निफ्टी ने 9,100 का स्तर छुआ। हालांकि कारोबार खत्म होने पर दोनों ही सूचकांक में गिरावट दर्ज की गई। जानकारों के मुताबिक रिजर्व बैंक के कदम का असर विकास पर दिखेगा। रियल एस्टेट इंडस्ट्री में तेजी आ जाएगी, साथ ही साथ जो है ऑटोमोबाइल्स की सेल में तेजी आ जाएगी। वो कहीं ना कहीं पूरी इकोनॉमी को तेजी देगी, जीडीपी के अंदर ग्रोथ दे देगी। रिजर्व बैंक 7 अप्रैल को मौद्रिक नीति का ऐलान करने वाला है। इससे पहले रेपो रेट में कमी के फैसले ने सबको खुश कर दिया है। बैंकों ने भी आरबीआई के फैसले का स्वागत किया है और इसका फायदा ग्राहकों तक पहुंचाने की बात कही है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। तो खबरों के आज के सफर में बस इतना ही, लेकिन जाते जाते छोड़ जाते हैं देश और दुनिया की कुछ और बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार। टेलीकॉम स्पेक्ट्रम नीलामी की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई। 2G और 3G स्पेक्ट्रम की नीलामी में भारतीय एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन और रिलायंस समेत 8 कंपनियां शामिल होंगी। नीलामी से सरकार को 82,000 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने अजमेर, इलाहाबाद और विशाखापट्टनम को स्मार्ट सिटीज के रूप में विकसित करने की योजना तैयार की है और इन शहरों के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है। पाकिस्तान की जेलों में मछुआरों समेत 352 भारतीय बंद हैं, जबकि भारतीय जेलों में पाकिस्तान के 132 मछुआरे और 253 कैदी बंद हैं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने लोकसभा में दिए एक लिखित जवाब में ये जानकारी दी। दिल्ली हाईकोर्ट उबर कैब रेप मामले में 13 गवाहों से दोबारा पूछताछ करेगी। कोर्ट ने आरोपी शिव कुमार के वकील की अभियोजन पक्ष के 13 गवाहों की फिर से पेशी और परीक्षण की अपील की थी। विद्रोहियों के कब्जे वाले पूर्वी यूक्रेन में आज एक कोयला खान में धमाके से 32 मजदूरों की मौत हो गई। यूक्रेन की संसद के अध्यक्ष व्लादिमीर ग्रोइसमैन ने संसद में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दोनेत्स्क के जस्यादको कोयला खान में ये विस्फोट हुआ। नेपाल की राजधानी काठमांडू में तुर्की एयरलाइंस का यात्री विमान घने कोहरे के चलते उतरते समय रनवे से फिसल गया। विमान में करीब 240 लोग सवार थे। सभी यात्री और क्रू के सदस्य सुरक्षित हैं।
सलामी बल्लेबाज अहमद शहजाद के 93 रन और कप्तान मिसबाहुल हक की नाबाद 65 रनों की पारी के बदौलत पाकिस्तान ने यूएई को 129 रनों से हरा दिया। पाकिस्तान के 339 रनों के जवाब में यूएई 50 ओवरों में 210 रन ही बना सकी।